Hello, dear learners. Hope you are doing well and having fun with your studies. So, here we are going to start with the paper of 2013 February, paper 3. Yes, we have completed up till 2023 and we are going in backward direction. So, here the paper is of 2013. I have also promised to complete the 2011 paper before exam, but sorry, I couldn't make up the promise because the papers are very lengthy and they are taking a lot of time. So, I can't cover it before exam, but surely I will be doing it after the exam. I know it won't be helpful to a lot of students who will be clearing this exam now, but yeah, they will be helping the future students, the future learners. So here, without wasting much of your time, let's get started. Very first question of paper 3 history. Which of the following was not a contemporary of Harappan civilization? Not a contemporary. So Egypt, Mesopotamia, Sumer, Greek. It is option D, Greek, because Egypt was contemporary. Egypt around 3150 से 30 BC तक चल रहा था. देन मेसोपोटामिया एंड सुमेर इज़ पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया, ये इसी का पार्ट है. ओके, सुमेर इज़ पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया, तो वो भी था. एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन है वो 4500 BC के अराउंड है. एंड देन मेसोपोटामिया भी उसी के अराउंड आता है. बट हरप्पा हमारा 26 से 1900 है. और ये इजिप्ट भी उसी के ड्यूरिंग चल रहा था और मेसोपोटामिया भी चल रहा था. सिर्फ ग्रीक था जो है 700 से 480. तो ये थोड़ा लेट आया था, इसीलिए ये वाला कंटेम्प्रेरी नहीं है. आगे सेकेंड, द मटेरियल कल्चर ऑफ द बिगनिंग ऑफ लेटर वैदिक पीपल इन द गंगा यमुना वैली मे बी ग्लीन्ड फ्रॉम मतलब किससे पता चलेगा? द मटेरियल कल्चर ऑफ लेटर वैदिक. यहाँ पर पूछा है लेटर वैदिक पीपल, तो वो हमारे एनसीईआरटी में भी काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है. नोट्स में भी अगर आपके पास में कोई होंगे तो उसमें भी दिया है पेंटेड ग्रेवेयर. ये उस टाइम की पॉटरी जो बहुत ज़्यादा फेमस थी, पेंटेड ग्रेवेयर. ठीक है. नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर और फिर ओक्रे कलर्ड पॉटरी, ये तो हरप्पा और आगे अर्ली वैदिक की है. फिर पेंटेड ग्रेवेयर लेटर वैदिक की है. ठीक है. थर्ड, अकॉर्डिंग टू संख्या दर्शन द डेवलपमेंट ऑफ प्रकृति डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स. डेवलपमेंट ऑफ प्रकृति मतलब कि नेचर की डेवलपमेंट किस कंपोनेंट से बनी हुई है एट्रीब्यूट्स, तो वो टोटल है 3 एट्रीब्यूट्स. कौन से है? सत्व, रजस एंड तमस. सत्व, रजस एंड तमस, ये है 3. ठीक है. चलो, द वर्ड अथर्व डिनोट्स फोर का सी. हॉली मैजिक ब्रिंगिंग हैप्पीनेस. अथर्व वेदा में ना 2 ऐसे डिविजन्स है, अथर्व और अंगिरा. तो वही अथर्व का मतलब है हॉली मैजिक ब्रिंगिंग हैप्पीनेस और उसी का अपोजिट आता है अंगिरा. इतना डिटेल में तो हमारे पास नहीं है अभी, बट मैं आपको एग्जाम के लिए बता रही हूँ. सिर्फ अथर्व का मतलब है होली मैजिक ब्रिंगिंग हैप्पीनेस. काफ़ी लोगों का नाम भी होता है ना. फिफ्थ, महावीरा डिस्कार्डेड ऑल क्लोथिंग लाइक पार्श्वनाथ. ठीक है. ऑप्शन ए, फिफ्थ का आंसर है ऑप्शन ए. गौशाला कौन है? गौशाला इज मस्करी पुत्र गौशाला, जो कि आजीविका सेट वाले आजीविका. बसवा लिंगायत एंड बुद्धा तो बुद्धिज्म, ये तो आपको पता ही है. आगे सिक्स्थ, द टर्म कर पटिका रेफर्स टू. ये थोड़ा सा मुझे पहले समझ में नहीं आया था, बट इट इज़ ऑप्शन बी, कारवान्स ऑफ पिलग्रिम्स. यूजुअली पिलग्रिम्स को करपटिक बोलते हैं, करपटिका पिलग्रिम्स. तो कारवान ऑफ पिलग्रिम्स यानी कि जो ग्रुप होता है पिलग्रिम्स का, जो गाड़ी से जाते हैं. यहाँ पर दिया हुआ है तीर्थासाठी जाणारे गाड्यांचे समूह, तो वो कारवान ऑफ पिलग्रिम्स. सेवेंथ, द भट्टी पोरलू रिलिक कैस्केट इंस्क्रिप्शन वॉज फाउंड इन. भट्टी पोरलू, ये देखो ध्यान में रखो, ये आगे नेक्स्ट ये एग्जाम में भी आ सकता है. कहाँ तो ये कहाँ पर मिला था हमें? आंध्र प्रदेश में. ठीक है. भट्टी पोरलू रेलिक कैस्केट इंस्क्रिप्शन एक तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन है. ये तमिल है, ये भी याद रखो कि ये तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट है इसमें लिखी हुई. आगे ये 2018 में आया हुआ 17 में आया हुआ क्वेश्चन है. बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन वॉज सेटअप बाय हेलियोडोरस. और वो कौन सा टेम्पल ऑफ वासुदेवा, कृष्ण भगवान के लिए बनाया हुआ था. और इसका नाम क्या था जो पिलर उन्होंने लगाया? गरुड़ ध्वज. ठीक है. हेलियोडोरस. और ये ग्रीक थे जिनको एंटियोकस ने भेजा था. किसके टाइम पर? ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे.
द ऑथर वॉज नॉट एन एम्बेसडर टू मौर्यन कोर्ट। अब इसमें से मौर्यन कोर्ट पूछा है, मतलब टोटल सारे मौर्यंस आएंगे इसमें, तो इसमें से ऑप्शन डी ये नहीं थे। बाकी मेगास्थीन्स तो चंद्रगुप्त के टाइम पर आए थे, डेमाकस बिंदुसार के टाइम पर आए थे, और डेनियोनिसिस अशोका के टाइम पर आए थे। एक्चुअली ये कन्फ्यूजन है कि बिंदुसार या अशोका, ये कंफर्म नहीं है, बट ये भी आए थे। तो ये 3 तो आए थे, पेट्रोकल्स नहीं आए थे। पेट्रोकल्स ये ना ग्रीक गॉड भी है एक, कुछ ऐसा ही उनके अराउंड हिस्ट्री भी है। 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द फंक्शन ऑफ स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच ड्यूरिंग मौर्यन टाइम्स। यहाँ पर स्पेशल इंटेलिजेंस और नॉट पूछा है, तो स्पेशल इंटेलिजेंस वाले कौन रहते थे? जो स्पाई सिस्टम है, स्पाई सिस्टम। तो इनका काम क्या नहीं था? VIP सिक्योरिटी, ऑप्शन ए। बाकी पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस और रेवेन्यू इंटेलिजेंस एंड विजिलेंस ऑफ करप्ट ऑफिशियल्स, ये सब के ऊपर वो ध्यान देते थे। सो ऑप्शन इज ए, 10th का है ऑप्शन ए। आगे, द वर्ड तोलका पीएम इज अ वर्क ऑन द तोलका पीएम इज अ वर्क ऑन ग्रामर। ठीक है, और ये कैसे पता चला? संगम लिटरेचर से। तमिल वर्क है ये, संगम के टाइम पर, संगम लिटरेचर का पार्ट है ये। यस, वन ऑफ द ओल्डेस्ट तमिल लिटरेचर। आगे, द कंसेप्ट ऑफ कलियुगा इज सीन टू बी क्लियरली इनंसिएटेड इन। अभी ये थोड़ा पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन है, क्योंकि कलियुगा के बारे में ना सूर्य सिद्धांत जो आर्य भाटिया, ये सारे बुक्स में भी दिया हुआ है, और ये तो सारे अर्ली वैदिक के टाइम के हैं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन है बी। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था पोस्ट मौर्यन और अर्ली वैदिक में, बट मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर सिर्फ अर्ली वैदिक ही है या फिर प्री मौर्यन हो सकता है। हमारे पास ऑफिशियल आंसर ही नहीं है, इसके लिए पता नहीं चल रहा है, बट बहुत वैलिड आंसर्स है इसके कलियुगा के। जो लोग बोलते हैं कि ये 3102 में स्टार्ट हो गया है, तो इसके बारे में क्लियरली मुझे अर्ली वैदिक ही लग रहा है सबसे अप्रोप्रिएट आंसर। 13, सॉरी मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में पोस्ट बोला था, एक्चुअली प्री मौर्यन या अर्ली वैदिक, मुझे इन दोनों में से कन्फ्यूजन था। 13, वेयर वॉज द पोर्ट ऑफ बारबैरिकम सिचुएटेड? पोर्ट ऑफ बारबैरिकम कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज़ ऑन द इंडस डेल्टा। और ये कौन सा पोर्ट है? ये ना कराची के पास में, कराची पाकिस्तान, कराची के पास में पोर्ट था ये। आगे 14, इन द गुप्ता पीरियड व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ एक्सटेंडिंग एरेबल लैंड? मतलब कि ज़मीन जो एग्रीकल्चरल लैंड बनानी है या फिर कल्टिवेट करनी है, तो उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स कौन सा था? कौन सा जरिया से वो लैंड ग्रांट्स कर देते थे सारे, मतलब जैन्स को, ब्राह्मण्स को, बुद्धिस्ट को लैंड ग्रांट्स करते थे, और उसी से फिर उन्हें वो बोल देते थे कि आप आपका उसी से रेवेन्यू कलेक्ट करो, उसी पर फार्मिंग करो, सब कुछ करो। तो ये तरीका था उनका लैंड ग्रांट्स का। आगे 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द सेंटर ऑफ ईस्ट वेस्ट ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? ये क्वेश्चन ना मार्क कर लो, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये है श्रीलंका। श्रीलंका वॉज द सेंटर, और इंडियन रिलेशंस विथ श्रीलंका, पर्शिया, इथोपिया, अरेबिया, चाइना, बिंजाटाइन, फिर इंडियन ओशन आइलैंड्स, ये सब कुछ श्रीलंका से मेंटेन होते थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस थी ईस्ट वेस्ट ट्रेड में। हाँ, समझा? आगे 16, द चालुक्यास ऑफ कल्याणी बिल्ट अप देयर पावर ऑन द राइन्स ऑफ द राष्ट्रकूट्स। चालुक्यास ऑफ कल्याणी राष्ट्रकूट्स के बाद में आए थे। ठीक है, मेरे पेजेस उठ रहे हैं। चालुक्यास ऑफ कल्याणी 9th सेंचुरी में आए थे, सॉरी 10th से 12th सेंचुरी रहे वो, ये 10th से 12th सेंचुरी थे। सी आगे, और राष्ट्रकूट्स अराउंड 6 से 9th सेंचुरी कुछ अराउंड थे वो। एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है ईयर, बट यस उसी अराउंड थे। हु अमंग द फॉलोइंग प्रतिहारा रूलर्स वॉज डिफीटेड बाय राष्ट्रकूट रूलर गोविंद III? गोविंद III ने किसको हराया था? इट इज़ नागभट्ट टू, नागभट्ट टू, ऑप्शन बी। 17 का है ऑप्शन बी। और नागभट्ट टू कौन थे? प्रतिहारा रूलर। और वत्स राजा को भी गोविंद III ने हराया था, डिफीट किया था, पर ये किसके किंग थे? उज्जैन। वत्स राजा उज्जैन के किंग थे। मिहिर भोजा भी प्रतिहारा किंग है, और महिपाला, सॉरी मिहिर भोजा नहीं, महिपाला प्रतिहारा है। ठीक है, अभी ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं इसके डायरेक्टली आंसर्स देने वाली हूँ
आप पैसेज जाकर टेलीग्राम ग्रुप पर चेक कर सकते हैं। मैं ये पेपर वहीं पर अपलोड करूँगी विथ आंसर्स। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उस पर सारे क्वेश्चन पेपर्स है विथ आंसर्स, PDF ऐसे प्रोवाइड किए हुए हैं। और कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप अगर सर्च भी करोगे, सिर्फ ईयर डाल दोगे तो आपको उस ईयर का पेपर बराबर मिल जाएगा। 18 Shamanas were responsible for organized and systematic renunciation। ठीक है, पैसेज के क्वेश्चन से 18th और ऑप्शन का 18th का ऑप्शन है ए। फिर श्रमनाज वर्ल्ड व्यू वॉज इन डिस्पैरिटी विथ वर्णाश्रम धर्म मतलब अपोजिट व्यू था। फिर 20 What could have achieved through the renunciation and joining the संघा? Salvation, मोक्ष की प्राप्ति के लिए सब रिनंसिएट कर देते थे, छोड़ देते थे और संघ को ज्वाइन कर लेते थे। Which world view was all encompassing? Which world view was all encompassing? It is वर्णाश्रम धर्म। यस, ऑप्शन है। ये सारे पैसेज में दिए हुए आंसर्स है। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल और इकोलॉजिकल जोन्स आर हीरो स्टोन्स लीस्ट लाइकली टू बी फॉर्म? हीरो स्टोन्स क्या होते थे ना, ये मेमोरियल मतलब मेमोरियल कॉमेमोरेटिंग ऑनरेबल डेथ ऑफ अ हीरो इन बैटल ऑल ओवर इंडिया मिलते थे ये। मतलब जैसे अगर कोई हीरो है बैटल में, उन्होंने अपनी जान दे दी उस बैटल में, तो उनके नाम से एक स्टोन बनाते थे, उस पर उनका फिगर बनाते थे और उसे उनके या तो टॉम पर लगा देते थे या फिर कहीं एक ऐसे स्पेसिफिक प्लेस पर उन्हें गाड़ देते थे, मतलब लगा देते थे। तो वो हीरो स्टोन्स ना साउथ इंडिया में काफ़ी प्रेवलेंट थे, जैसे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। और तो वही ऐसा पूछा है कि कहाँ पर सबसे कम मिलेंगे, तो प्लेन्स में तो रहेंगे वो, अपलैंड्स में भी रहेंगे, फिर पैसेज इन द हिल कंट्री और फ्रंटियर जोन्स। तो मुझे ना एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर मिला नहीं है, तो मैंने तो इसका आंसर अज्यूम किया है ये फ्रंटियर जोन्स या फिर पैसेज इन हिल कंट्री। तो मुझे इन दोनों में से एक कन्फ्यूजन है। अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो आप मुझे बताना कमेंट्स में, नहीं पता होगा तो वी हैव टू एडजस्ट, क्योंकि हमारे पास ऑफिशियल आंसर की नहीं है। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। कुछ क्वेश्चन के आंसर जो मिलते नहीं हैं तो वो ऑफिशियल आंसर की में ही मिल सकते हैं। पहले के पेपर्स काफ़ी डिफिकल्ट रहते थे इसी वजह से कि कुछ क्वेश्चंस ना इतने आउट ऑफ द सिलेबस, इतने आउट ऑफ द लीक रहते थे कि उनके बारे में पता करना बहुत मुश्किल हो जाता था। 23 द ट्रिटाइज दया भागा विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वॉज रिटन बाय जिमुतवाहना। यस, ऑप्शन डी। 23 का है ऑप्शन डी। और विजनेश्वरा की जो बुक है उसका हमने लास्ट ईयर हमने उसका मेंशन किया था, सॉरी लास्ट पेपर में हमने उसके बारे में पढ़ा था। वो कौन सी बुक है? विजनेश्वरा की मिथाक्षरा। हमने इसके बारे में पढ़ा था ना अभी लास्ट पेपर में। और विजनेश्वरा की जो मिथाक्षरा है ना वो मतलब मिथाक्षरा अपर कास्ट वालों के लिए और दया भागा लोअर कास्ट वालों के लिए, ऐसा दिया गया है। एग्जैक्टली तो पता नहीं मुझे, बट यही है नॉलेज मेरा कि ये अपर कास्ट वालों के लिए था और जो दया भागा है वो लोअर कास्ट वालों के लिए था। आगे 24 अ मेजर पोर्ट फॉर द इम्पोर्ट ऑफ हॉर्सेज इन इंडिया इन द अर्ली मेडिवल पीरियड वॉज थाना या ठाणे, जो हमारे मुंबई के पास में आता है वो। सोपारा का नाम सुपरका था सोपारा का नाम भी। और कल्याण भी एक पोर्ट था, बट थाना बहुत ज़्यादा फेमस था इम्पोर्ट ऑफ हॉर्सेज के इम्पोर्ट के लिए। 25 द फ्रीज कार्व्ड ऑन द 2 ह्यूज रॉक्स डिपिक्टिंग द डिसेंट ऑफ गंगा। अभी ये तो बहुत ज़्यादा अच्छे से बताऊँगा, अभी ये रिपीट बहुत बार हो गया है एग्जाम से। तो ये इसका क्या है? महाबलीपुरम। ऐसे 2 स्टोन्स है और यहाँ पर ऐसे गंगा निकल रही है, ये बताया गया है। महाबलीपुरम, तमिलनाडु। 26 एन इंस्क्रिप्शन विद द तमिल कैरेक्टर्स डेटिंग टू द 13th century हैज़ बीन फाउंड इन। इसका आंसर है 26 का सी, चाइना। हाँ, तमिल का और चाइना का काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे, तमिल कंट्री का। और ये इंस्क्रिप्शन तमिल और मैंडरिन, जो कि चाइनीज़ स्क्रिप्ट है, मैंडरिन, उसमें मिली, तमिल एंड मैंडरिन स्क्रिप्ट। और कहाँ पर है ये वाली सिटी है। अब इसका मुझे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है। कौनजुआ पोर्ट सिटी थी ये, एंशियंट, अभी भी प्रेजेंट है, उसका भी नेम चेंज हो गया है। तो ये यहाँ पर मिला था, ठीक है। आगे 27 सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जैन राइटिंग्स इन संस्कृत इन द 13th century इमर्ज फ्रॉम गुजरात। ऑप्शन है गुजरात, जैसे कि
काफ़ी सारी बुक्स थी, बहुत फेमस राइटर्स भी थे जो गुजरात से निकले। चालुक्य के टाइम पर जैनिज़्म को काफ़ी पैट्रोनेज भी मिला था, और उसी के 13th सेंचुरी जब वो हमारे दिलवारा, अब माउंट आबू वाले जो माउंटेन हिल स्टेशन है, वहाँ पर टेम्पल्स बने थे, जैन टेम्पल्स, सब उसी एरिया में हुआ था। 28 द पोर्ट ऑफ लहरी बंदर इन सिंध इज डिस्क्राइब्ड इन द ट्रैवल अकाउंट ऑफ लहरी बंदर। लहरी बंदर के बारे में किसमें बताया है? इब्न बटूटा के टेक्स्ट में बताया गया है। यस, अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने भी दिया था ट्रेड एट लहरी बंदर, बट सबसे फाइन टाउन ऑन द सी कोस्ट, लाज हार्बर, ये इब्न बटूटा ने दिया था। कमेंट्स में बताना इब्न बटूटा की बुक का नाम, हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। 29 वन ऑफ द अर्ली मराठी लिटरली कंपोजिशन इन्फ्लुएंस्ड बाय नाथ पंथीसिस। इसका ना मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने मराठी बोला है, मराठी, और हमारा बुद्ध चरितम, रघुवंशम और कादम्बरी, ये तीनों भी संस्कृत है। यस, कादम्बरी कालिदास की, सॉरी रघुवंशम कालिदास की, बुद्ध चरित्र अश्वघोषा की, एंड कादम्बरी भी आई गेस कादम्बरी हमने डिस्कस की थी, और विवेक दर्पण भी संस्कृत बुक ही है। ये सारे संस्कृत है। और विवेक दर्पण ना एक स्वामी विवेकानंद की भी है, तो वो भी मराठी में नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए ये ड्रॉप कर देंगे हम क्वेश्चन। अगर कादम्बरी जो मतलब बोलते हैं वो वाली होंगी तो फिर हम ऑप्शन बी के साथ जा सकते हैं, बट मुझे तो मिला नहीं इसका आंसर, तो और वो भी नाथपंथी से इन्फ्लुएंस्ड, ऐसा कहीं दिया हुआ नहीं है। आगे 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन डायनेस्टीज सेंट डिप्लोमेटिक मिशन टू चाइना। हमने अभी एक बोला था कि चोला के बहुत अच्छे रिलेशन है, देखो चोला तो 3 जगह दिया है, उनके साथ साथ तुगलक के भी काफ़ी अच्छे रिलेशन है। इब्न बटूटा को मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा था चाइना, एम्बेसडर बोलकर इब्न बटूटा को, और चोला भी 1014 में इब्न बटूटा ने चोला ने 1014 में भेजा था, और इब्न बटूटा ने कब भेजा था? 1342 में, ठीक है। यस, आगे 31 ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच दिल्ली सुल्तान डिड द फर्स्ट रेड इनटू डेक्कन टेक प्लेस। यह है जलालुद्दीन खिलजी। कारा में जो अलाउद्दीन ने रेड की थी, जलालुद्दीन के टाइम पर सबसे पहली रेड अलाउद्दीन की, तो इसीलिए जलालुद्दीन है। भले ही वो रेड किसने लीड की थी? अलाउद्दीन ने, बट की तो जलालुद्दीन के ही पीरियड में ना, उनके जब वो राजा थे तब। 32 इन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्शियन अकाउंट्स डू वी गेट द मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अबाउट डेक्कन। सी, डेक्कन के बारे में सबसे ज़्यादा अकाउंट किस में है ये पूछा है उन्होंने, तो इसका है भीमसेन नुस्खे दुलखुशा। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2015 में भी। तो नुस्खे दुलखुशा में दिया हुआ है, जो कि औरंगजेब के टाइम पर लिखी गई थी, और ये किसने लिखी थी? भीमसेन बुरहानपुरी ने लिखी, ठीक है। और एक पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन है इसके, क्योंकि ये जो है ना महासिर उल उमरा, ये लिखी है शहनवाज खान ने और उनके बेटे अब्दुल है खान ने, और ये कहाँ लिखी थी उन्होंने? औरंगाबाद, जो कि हमारे महाराष्ट्र में प्रेजेंट है, वो औरंगाबाद में इन्होंने ये वाली बुक लिखी थी। और मुतकब उल लुबब, ये मोहम्मद शाह के टाइम पर लिखी गई बुक थी, काफ़ी खान की। देन मासिर ए आलमगिरी, ये भी साकी मोसद्द खान ने लिखी है। ये सारे बुक्स एंड ऑथर्स भी ध्यान में रख लो भाई, ये भी आते हैं एग्जाम में, तो ये पढ़ लो कि ये सारे जो है करेक्ट मैच है ऑथर्स एंड बुक्स के, ओके। और ये कहाँ? आलमगीरी भी औरंगजेब के टाइम पर लिखी गई बुक है, ठीक है। तो इसका आंसर है भीमसेन नुस्खे दिलखुशा। आगे assertion and reasoning, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ लार्ज एंड एफिशिएंट आर्मी, बलबन डिड नॉट थिंक ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ हिज सल्तनत। हिज अटेंशन वॉज डाइवर्टेड टू द सपरेशन ऑफ तुगरिल। अभी ये 33 का है बी, मतलब ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, बिकॉज जो हमारे बलबन थे उनके पास में भले ही लार्ज आर्मी थी, सब कुछ था, बट उनके नोबल्स का कोऑपरेशन नहीं था। यस, जो नोबल्स थे उन्होंने उनको कोऑपरेट नहीं किया, इसीलिए उन्होंने टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं किया, ठीक है। और तुगरिल के सेपरेशन ऑफ तुगरिल नहीं है, मंगोल्स आए थे बलबन के टाइम पर भी, तो इसीलिए रीज़न तो कम्प्लीटली फॉल्स है। आगे अंडर विच सूफी सेंटेड अमीर खुसरो स्टडीड, इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है इलेबरेटली, ओल्ड एनसीईआरटी में दिया है एक्चुअली। और ये कौन थे? निज़ामुद्दीन औलिया। ऐसा माना जाता है कि जब निज़ामुद्दीन औलिया की डेथ हुई थी, उसी के नेक्स्ट डे
अमीर खुसरो की भी डेथ हो गई थी बिकॉज वो इतने क्लोजली कनेक्टेड थे। यस 1325 35th dictatic literature and the discourses of the Sufi peers are collectively known as Malfuzat। yes ऑप्शन बी 35th का ऑप्शन बी। और ये किसने लिखी है? बाय मिर्ज़ा गुलाम अली, सॉरी मिर्ज़ा गुलाम अहमद इन्होंने लिखी है ये बुक मलफूसत। आगे देखेंगे 36 इन विजयनगर एम्पायर अ सॉर्ट ऑफ इनकम टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट वॉज लेविड ऑन ट्रेड के ऊपर उन्होंने इनकम टैक्स रखी थी प्रॉफिट के ऊपर। 37 द राय वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय शेर शाह। ऑप्शन सी शेर शाह ने इंट्रोड्यूस किया था और इसी को अडॉप्ट किसने किया था? अकबर ने भी अडॉप्ट किया था। तो इसका आंसर है बी, सॉरी सी, शेर शाह ने स्टार्ट की थी क्रॉप रेट। एक तरह से ये वही लैंड असेसमेंट रेवेन्यू के लिए किया हुआ था, क्रॉप रेट बेस्ड। आगे इन द ईयर इन विच द रुपी बिकम द बेसिक यूनिट ऑफ करेंसी इन द रेन ऑफ अकबर वॉज। एक्चुअली ना इसका ये तो मैंने ड्रॉप किया है क्वेश्चन, क्योंकि शेर शाह के टाइम से ही चल रहा था, मतलब कि 1540 से 46 और फिर शेर शाह के बाद में ये कंटिन्यू हुआ अकबर तक। अकबर ने भी कंटिन्यू किया था और ये 1604 तक चल ही रहा था, अकबर के डेथ तक भी ये चल ही रहा था। तो इसीलिए एग्जैक्ट यहाँ पर ये तो दिया ही 1546 तो दिया नहीं है ना। और अगर बहुत ही प्रोबेबिलिटी है तो हम आंसर लेंगे ए, अदरवाइज हम इसको ड्रॉप करेंगे। ठीक है, और मैं अभी भी बोल रही हूँ, अगर आपको इसके आंसर्स पता है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दो, क्योंकि और दूसरे बच्चों का भला होगा ना। मुझे आंसर नहीं मिला, अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ शेयर कर सकते हो कमेंट में एकदम फ्रीली। 39 वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑफ द पर्शियन टेक्स्ट टू बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश वाज दैट ऑफ। सबसे पहले टेक्स्ट ये है ऑप्शन बी फेरिश्ता, तारीख़ फेरिश्ता 1768 में सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई पर्शियन टेक्स्ट है। यस, और फेरिश्ता किन के टाइम पर थे? विजयनगर के टाइम पर। 40 कलकत्ता वॉज फाउंडेड इन 1690 बाय जॉब चार्नोक। ऑप्शन है जॉब चार्नोक। हाँ, ये एजेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के और इन्होंने यहाँ पे ट्रेनिंग पोस्ट किया था बाय जॉब चार्नोक। 41 द माया मता, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। द माया मता इज द टेक्स्ट दैट डील्स विथ पैलेस आर्किटेक्चर एंड टेम्पल आर्किटेक्चर, क्योंकि उसमें हाउसिंग भी बताया है, टेम्पल भी बताया है। हाउसिंग, टेम्पल, मैंशंस जो कि बड़े घर रहते हैं, हाउसेस, पैलेसेस, सब कुछ बताया। और ये क्या है? माया मता एन इंडियन ट्रीटाइज ऑन द हाउसिंग आर्किटेक्चर एंड आइकोनोग्राफी। यस, ये बुक है। झड़ती मीन्स हमने इसका आंसर लिया है ऑप्शन है एन एनुअल मराठा रेवेन्यू डॉक्यूमेंट शोइंग द होल इनकम एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम एन एरिया। एग्जैक्ट आंसर इसका मिला नहीं हमको और मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएटली तो यही लगा। स्टिल अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। जो मैं ये रेड से टिक कर रही हूँ ये आंसर्स ऑप्शनल है, एग्जैक्ट नहीं है। आई विल बी वेरी क्लियर। यस 43 हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड वेन। लॉर्ड कॉर्नवालिस की देन है भाई परमानेंट सेटलमेंट तो। और कब लाया इन्होंने? क्या किया था? एग्रीमेंट किया था बिटवीन कंपनी एंड जमींदार्स टू फिक्स द लैंड रेवेन्यू 1793 में। आगे 44 लॉर्ड डलहौजी ट्राइड टू स्नैच अवे द रिमेनिंग ग्लोरी ऑफ मुगल एम्परर बहादुर शाह टू बाय आस्किंग हिम टू वैकेट द रेड फोर्ट एंड मूव टू अ हमडर प्लेस। इसीलिए उन्हें कहाँ भेज दिया था? बोलो। म्यांमार में एक प्लेस है जहाँ उन्हें भेज दिया था, लंगूर। 45 हु लेड, और ये कब भेजा था? 1857 के रॉयल मुटिनी के बाद में। 45 हु लेड अ ब्रिटिश एक्सपेंडिशनरी फोर्स इनटू तिब्बत। ब्रिटिश एक्सपेंडिशनरी फोर्स इनटू तिब्बत किसने लीड की थी? बोलो। ये थे फ्रांसिस यंग हस्बैंड, डी सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड। इन्होंने फिर तिब्बत के साथ में क्या बोलते हैं अपने ट्रेड रिलेशंस भी एस्टैब्लिश किए थे, जो आगे जाके कर्जन ने कंटिन्यू किए थे। और किस ईयर में किया था ये? 1904। 46 एनेक्सेशन अरेंज द फॉलोइंग एनेक्सेशंस बाय ब्रिटिश इन इंडिया इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये क्वेश्चन हम ड्रॉप करेंगे क्योंकि देखो ये है 1856 में अवध या ओड, जो मिस गवर्नेंस के वजह से उन्होंने एनेक्स किया था 1856 में। फिर जो हमारा अपर बर्मा है ये उन्होंने 1886 में लिया था। फिर साउथ कनाडा ये जो टीपू सुल्तान वाला था, मैसूर वाला 1799।
और शिमला नैनीताल 1819। तो सबसे पहले क्या आएगा 3, बट यहाँ पे कोई ऑप्शन में सबसे पहले 3 दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है। और अगर वो बोल रहे हैं कि हम पीछे से मतलब 1886 बर्मा से स्टार्ट करेंगे तो भी 1819 में शिमला नैनीताल वाला हुआ था, उसके बाद में अवध हुआ था, यहाँ पर ऐसा बता रहे हैं। बट पहले यहाँ पर 1 आएगा और फिर 4 आएगा, इसीलिए ये क्वेश्चन भी हम ड्रॉप कर रहे हैं। ओके सबसे पहले तो साउथ कन्नड़ा आना चाहिए अगर लॉजिकली देखें तो। नेक्स्ट, the so-called Bombay Service System was framed in the 1835 by Wingate and Goldsmith. बॉम्बे सर्वे सिस्टम एक तरह से लैंड सर्वेइंग सिस्टम था जिसमें लैंड सर्वे किया और मैपिंग किया था इन 1823। एक्चुअली 1823 है वो भी, ईयर तो ऐसे गलत देते हैं बाप रे, 1823। और ये अपना रयतेवारी महलवारी जो भी सिस्टम है वो उसी के तरह सिस्टम था ये। आगे 48, एन अर्ली अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री इन इंडिया वॉज मेड इन 1835। अब आप बोलो मुझे सबसे पहली फैक्ट्री कब बनाई थी? 1608 में, वो भी सूरत में शुरुआत की थी एक टेम्प्रेरी, और फिर मसूलीपट्टनम में भी आ गई थी 1611 में। बट परमानेंट फैक्ट्री जो कि आई थी 1613 में सूरत में। तो आप बोलो अर्ली अटेम्प्ट कहाँ से होगा फिर ये? और इन्होंने 1835 की फैक्ट्री का क्यों ही बताया? क्योंकि बॉम्बे में 1856 में आई, अहमदाबाद में आई, अहमदाबाद में भी 17th सेंचुरी में आ चुकी थी, और फिर पूना में तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया है। तो ये अर्ली अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री इन इंडिया वॉज मेड, ये गलत क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है, इसीलिए ड्रॉप। आई नो आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन ड्रॉप कर रही हूँ, बट एक्चुअली भी ड्रॉप करने लायक क्वेश्चन ही है, एक तो इनके ऑफिशियल आंसर की नहीं है और ऐसे देख। 49, अमॉन्ग द मेजर सपोर्टर्स ऑफ ब्रिटिश रूल वेयर द इमर्जिंग इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास, यस, एंड द लैंडलॉर्ड्स। ये दोनों भी थे क्योंकि इनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था ना उसी टाइम पर, तो ये दोनों भी थे, ऑप्शन ए एंड बी। येस, आई एम सेइंग इट अगेन दैट आंसर्स, एग्जैक्ट आंसर्स ना बहुत डिफ़िकल्ट है फाइंड करने के लिए इन क्वेश्चंस के स्पेशली। तो प्लीज़ आप भी समझिए ये प्रॉब्लम, एंड आई नो मैनी ऑफ यू कैन रिलेट विथ मी बिकॉज आप लोगों ने भी ट्राई किया ही होगा कि आंसर्स ढूंढने का जब आप पेपर सॉल्व करते हैं। तो 50, द न्यू लीगल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया गेव peasants greater freedom, ऐसा तो हुआ ही नहीं, gave the village money lender more freedom to control and dominate, gave an impetus to handicrafts, promoted money economy। तो ये है ऑप्शन बी, क्योंकि इन्होंने तो मनी लेंडर्स जो थे अलग अलग लॉज लेकर आए और फिर उन्हीं को सेटल करने में लग गए, तो इसीलिए मनी लेंडर्स का ज़्यादा प्रॉफिट हुआ इसमें, वही लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स। आगे 51, द अमेरिकन सिविल वॉर बूस्टेड द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। यस, पहले यूएस से आता था कॉटन, इंग्लैंड भी, बट जब सिविल वॉर हुआ तो उन्होंने वहाँ से एक्सपोर्ट बंद कर दिया, तो इंडिया से कॉटन की डिमांड काफ़ी बढ़ गई और आफ्टर द वॉर वो डिमांड एकदम से डिप हो गई। 52, सर रिचर्ड स्ट्रैची वॉज अपॉइंटेड इन 1867 एज द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इरीगेशन। यस, और ये है ना जो थे ये फर्स्ट फेमाइन ऑफिसर भी थे, फर्स्ट फेमाइन ऑफिसर। हाँ ठीक है, चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फेमाइन ऑफिसर, चेयरमैन ऑफ सॉरी फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फेमाइन कमीशन। यस, और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इरिगेशन, ये दोनों भी उन्होंने पोस्ट होल्ड की थी और वे इंस्पेक्टर जनरल भी फर्स्ट ही थे। यस 53, द ग्रोथ ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास वॉज हैम्पर्ड इन द 19th सेंचुरी बाय, इंडियन कैपिटलिस्ट ग्रोथ कैसे हैम्पर हुई थी, रुक गई थी? ग्रोइंग नेशनल कॉन्शियसनेस, द ट्रेड यूनियन मूवमेंट, टैरिफ एंड ट्रेड पॉलिसीज ऑफ द इंपीरियल गवर्नमेंट, लैक ऑफ मोबाइल वर्क फोर्स। तो इन्होंने पूछा है कि जो इंडियन कैपिटलिस्ट है उनकी ग्रोथ किस वजह से रुकी थी या फिर अफेक्ट हुई थी, तो वो थी टैरिफ एंड ट्रेड पॉलिसीज ऑफ द इंपीरियल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी। आगे 54, इन विच ईयर डिड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एस्टैब्लिश द बहिष्कृत हितकर्नी सभा? इट इज़ ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन बी 1924। और ये कहाँ पर उन्होंने एस्टैब्लिश की थी? बॉम्बे में, यस, एट बॉम्बे।
20 जुलाई 1924। आगे, द ऑब्जेक्ट ऑफ द बटलर कमेटी ऑफ 1927 वॉज टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स। यस, बटलर कमीशन आई थी और फिर उन्होंने रिपोर्ट कब दी थी? 1929 में। 56, हु ऑब्जर्व द कांग्रेस इज इन अ रियलिटी अ सिविल वॉर विदाउट आर्म्स। ये स्टेटमेंट है सर सैयद अहमद खान का। ऑप्शन सी। 56 का है ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खान। ये स्टार्टिंग से ही कांग्रेस के अपोज में थे और उन्होंने कौन सी एसोसिएशन स्टार्ट की थी ये हमने 15 के पेपर में भी डिस्कस किया है, तो आप मुझे बताना। 13 के पेपर में भी डिस्कस किया हुआ है। द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस हेल्ड इन 1920 वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी। 1920 की फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस, जो कि फर्स्ट भी थी इंडिया में, और वो किसने प्रिसाइड की थी? लाला लाजपत राय ने। कहाँ हुई थी ये? कांग्रेस बॉम्बे में हुई थी। 58, द नागपुर फ्लैग सत्याग्रह वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन 1923 अगेंस्ट द इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट फॉर होस्टिंग द कांग्रेस फ्लैग। और ये नागपुर और एक जगह हुई थी जो था जबलपुर। वो जबलपुर वाला किसके अंडर हुआ था? सरदार पटेल। जबलपुर में जो हुआ था वो सरदार पटेल के अंडर हुआ था, और जो नागपुर में हुआ था वो किसके अंडर हुआ था? नागपुर वाले 1 मिनट, हाँ, कचड़ीलाल, बाबू कचड़ीलाल जैन। हाँ, जब ये लोग फ्लैग होस्ट कर रहे थे ना, तो इनको अरेस्ट कर लिया गया था और गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया था उसी टाइम पर, तो उसका सबका प्रोटेस्ट एक साथ हुआ था। सत्याग्रह, नागपुर फ्लैग सत्याग्रह, ध्यान में रखो ये पॉइंट, रिपीट नहीं होते ऐसे क्वेश्चंस, और अगर हो गए तो इस साल के एग्ज़ाम में हो सकते हैं, क्योंकि 2015 के कई सारे क्वेश्चंस कुछ ऐसे मतलब बहुत फेमस क्वेश्चंस थे जो 23 के पेपर में रिपीट हुए थे। 59, द फर्स्ट ऑफ मेनी पॉपुलर अटैक्स अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1930 वॉज लॉन्च बाय। ये काफ़ी ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले तो ना इन्होंने क्या बोला? फर्स्ट ऑफ मेनी पॉपुलर अटैक्स अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अटैक माने कि एग्जैक्टली जैसा क्या बोलते हैं अपना जो एकदम वायलेंट अटैक है वैसा नहीं पूछा उन्होंने। तो उन्होंने कैसे बताया कि क्रोनोलॉजी में आपको पता रहना चाहिए। जैसे सूर्य सेन का 1930 में हुआ था अटैक, उन्होंने आर्मरी रेड की थी। भगत सिंह ने कब बॉम्ब फेंका था? 1929 में। फिर लाला लाजपत राय अगेंस्ट साइमन कमीशन 1928, जून 1928। और हमारे जून नहीं, अक्टूबर 1928। और जो हमारे सरदार पटेल है, इन्होंने बरदौली सत्याग्रह कब किया था? जून 1928। ओके, तो हमारा ऑप्शन है, आंसर है डी, क्योंकि सबसे पहला फर्स्ट ऑफ मेनी पॉपुलर अटैक्स। और अगर उन्होंने बोला ना कि अगर वायलेंट अटैक्स में बोला है तो फिर ये, पर इससे पहले भी हो चुका था। ये काफ़ी सारे ऐसे रिवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने वायलेंस को भी अपनाया था, तो वो भी हो सकता है, इसीलिए बी भी हो सकता है अगर उन्होंने वायलेंस वाला बोला। और अगर उन्होंने एज सच अटैक बोला ब्रिटिश के अगेंस्ट, तो फिर वो ऑप्शन डी आएगा। 60, इन द इंटरिम गवर्नमेंट हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू हिज ऑफिशियल डेजिग्नेशन वॉज वाइस प्रेसिडेंट और डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन डी है इसका तो आंसर, और उनका ये और एक पोजीशन था। द कन्नम टेन्योर इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ केरला। कन्नम माने कि लैंड टेन्योर होता है 12 ईयर्स का, और ये मलाबार कोस्ट के अराउंड काफ़ी फेमस थे। मतलब हाईएस्ट फॉर्म ऑफ टेनेंसी, 12 साल के लिए लैंड दे देंगे किसी पीजेंट के अंडर, फिर वो उस पर खेती करेंगे, उसे बोलते थे कन्नम टेन्योर। 62, द फर्स्ट फ्री यूनिवर्सिटी इन इंडिया कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिसीविंग नो ग्रांट फ्रॉम इट वॉज विश्व भारती शांति निकेतन। वेस्ट बंगाल में था ये एक पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी जो इंडिया में एस्टेब्लिश की थी। और कब किसने की थी ये? रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे 63, पंडित जवाहरलाल नेहरूज ऑटोबायोग्राफी इज नेम्ड टूवर्ड्स फ्रीडम। और इनकी ऑटोबायोग्राफी को और एक नाम है एन ऑटोबायोग्राफी, ये भी उनका नाम है, एन ऑटोबायोग्राफी, ये नाम है, एक्चुअली नाम ही है उनकी ऑटोबायोग्राफी का। और उनको और एक नाम क्या है? टूवर्ड्स फ्रीडम। 64, विच हिस्टोग्राफी अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मोर एडवांस ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स। कौन सी थी ये? ग्रीक हिस्टोग्राफी, काफ़ी फेमस थी और काफ़ी एडवांस्ड भी थी एज कम्पेयर टू बाकी रोमन चर्च और अरेबिक। 65, द लॉ ऑफ 12 टेबल्स इज कंसर्न विच सिविलाइजेशन? इट इज़ रोमन सिविलाइजेशन, लॉ ऑफ 12 टेबल्स। इसमें राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ रोमन्स दी हुई है लॉ ऑफ 12 टेबल्स में। 66, द बुक कॉमन सेंस इज रिटन बाय, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये है पेनी, थॉमस पेनी ने। कब लिखी थी? 1775-76 में लिखी थी ये बुक। और ये बुक में क्या है कि उन्होंने लोगों को बोला है टू स्टैंड अगेंस्ट द ब्रिटिश
फॉर देयर इंडिपेंडेंस। जो 13 कॉलोनीज थी उनके लोगों को उन्होंने बोला था कि अपना इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करो। आगे 67 अकॉर्डिंग टू टॉइनबी व्हाट शुड बी द हिस्टोरियंस यूनिट ऑफ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। ये है सिविलाइजेशन। यूजुअली लोग स्टेट को कंसिडर करते हैं, बट टॉइनबी ने बोला था कि सिविलाइजेशन को कंसिडर करो, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा कल्चरल, रिलीजियस सारे जो फैक्टर्स हैं वहीं पर ज़्यादा कवर होंगे। 68 हु वॉज एसोसिएटेड विद द रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। ये थे ऑप्शन बी मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहाँ से है? अमेरिका से। यस, मार्टिन लूथर थे जो इससे एसोसिएटेड थे, और उन्होंने ये 1517 उन्होंने एक 95 थीसिस दी थी, जिसमें उन्होंने रिफॉर्म मूवमेंट बताया था फॉर रोमन कैथोलिक चर्च। 69 वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ नाजी आइडियोलॉजी। ये है ऑप्शन बी रैशनलिज्म। आगे 70 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डीकोलोनाइजेशन इन द पोस्ट वॉर पीरियड। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है? नॉट। तो इंक्रीजिंग डिसइंटरेस्ट, हाँ, कॉलोनियल पावर्स का। फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएनओ, यस, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बोला था टू मेंटेन पीस। फिर इमर्जेंस ऑफ सोवियत रशिया एज अ मेजर पावर और राइज ऑफ नेशनलिज्म इन एशिया एंड अफ्रीका। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि इमर्जेंस ऑफ सोवियत रशिया नहीं था एक फैक्टर। आगे 71 द फर्स्ट समिट, हाँ यहाँ पर समिट बोला है, कॉन्फ्रेंस नहीं। कॉन्फ्रेंस हुई थी बैंडंग में, इंडोनेशिया में कॉन्फ्रेंस हुई थी 1955 में। और जो फर्स्ट समिट हुई थी वो हुई थी 1961 में। वो कहाँ हुई थी? बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में। बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में फर्स्ट समिट ऑफ नाम। 72 हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन अ बिल वॉज पास टू अबॉलिश स्लेवरी। तो ये ड्रॉप किया है क्वेश्चन, क्योंकि आंसर में ऑप्शन में वो दिए ही नहीं है उनका नाम। उनका नाम क्या था? लॉर्ड ग्रैनविल। लॉर्ड ग्रैनविल ये थे जिनके टाइम पर स्लेवरी अबॉलिश की गई थी। आगे 73 विच कंट्री वॉज नेवर अ मेंबर ऑफ द लीग ऑफ नेशन। ये है यूएसए। ऑप्शन बी यूएसए। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी थे लीग ऑफ नेशन के पार्ट, बट यूएसए वॉज नेवर द पार्ट। 74 ग्रेट डिप्रेशन स्टार्टेड इन द ईयर 1929। ऑप्शन सी 1929। 75 विच कंट्री वॉज इन सर्च ऑफ, और इसकी डेट क्या है? 29 अक्टूबर 1979। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था, एक वीडियो में मेंशन किया है अबाउट द ब्लैक ट्यूसडे। हमने तब भी इसके बारे में डिस्कस किया था, ग्रेट डिप्रेशन के। 75 विच कंट्री वॉज इन अ सर्च ऑफ पोर्ट टू बी यूजफुल इन विंटर इन द 19th सेंचुरी। ये थे रशिया। उन्हें एक वार्म वाटर पोर्ट चाहिए था, बिकॉज उनके जो पोर्ट्स थे वो सारे फ्रीज हो जाते थे जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती थी। तो ओके, होप यू लाइक द सेशन। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड खुश रहो, एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ो, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है आगे की वीडियोज़ बनाने का, बाकी कुछ नहीं। और हाँ, 2011 के पेपर्स भी मैं कवर करूँगी, बट अब वो 7 अप्रैल के बाद में ही होंगे। अगले जो एग्ज़ाम है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इसी साल होने वाली है, उसके लिए वो हेल्पफुल रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।